बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज हमारा मकसद है आपसे बातचीत करना एक ऐसे ग्लोबल इशू पे जिसके अफ़ेक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं और पाकिस्तान में भी इसके अफ़ेक्ट्स बड़ी तेज़ी से नमूदार हो रहे हैं। मगर जो तशवीशनाक बात यह है वो कि पाकिस्तान में जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसमें हम ये भूल गए हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर ग्लोबल इशू है इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा आने वाले वक्तों में और उससे आम लोगों की ज़िंदगी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ट्रेड है, पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, उन पे क्या गहरे असरात पड़ेंगे। जो इशू आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वॉर इन यूक्रेन। और वॉर इन यूक्रेन में जो सबसे अहम चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन की सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा हमारा सवाल ये होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस यूक्रेन वॉर के, जो नमूदार होने शुरू हो गए हैं और जो आगे मज़ीद दुनिया के इकॉनमी है, ट्रेड है, उस पर असरअंदाज होंगे। यूक्रेन कभी भी एक फुली इंडिपेंडेंट स्टेट, एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। ये 1991 के बाद इंडिपेंडेंट हुआ है। उससे पहले या ये रूस के कब्ज़े में था या इसके कुछ हिस्से जो थे वो पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया जो थे वो उस पर काबिज़ थे, वो उन हिस्सों पे यूक्रेन की हुकूमत करते थे। तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान तकरीबन 1918 और 1920 ये 2 साल ऐसे थे जिसमें एक ऑटोनमस हैसियत यूक्रेन को हासिल हुई। मगर उसके बाद फिर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। जब यूएसएसआर टूटा तो उस वक्त रूस के साथ वेस्ट ने, जिसमें अमेरिका और यूरोप पेश थे, उन्होंने यानी ये नेटो ममालिक ने ये उनके साथ, रूसियों के साथ ये वादा किया था कि नेटो की एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप में नहीं होगी। ईस्टर्न यूरोप में जो सोवियत यूनियन के अंडर मुल्क आते थे वो आज़ाद हो जाएंगे, मगर वो रशियन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, यानी रशियन इन्फ्लुएंस है उसके अंदर रहेंगे। सोवियत यूनियन के टूटने के ठीक 8 साल बाद 1999 में पोलैंड जो है वो, जो कि सबसे बड़ा मुल्क है ईस्ट यूरोप का, वो नेटो में शामिल कर लिया जाता है। उसके 5 साल बाद सन 2004 में 7 और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो नेटो में शामिल होते हैं, जिनमें सबसे पहले अब एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, फिर बल्गारिया है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है और सबसे आखिर में जो 7वां है वो स्लोवेनिया, जो कि फॉर्मर यूगोस्लाविया का हिस्सा होता था। तो ये 7 मुल्क भी 2004 में शामिल हो जाते हैं। अब पीछे बचता क्या है? पीछे बचता है यूक्रेन, पीछे बचता है बेलारूस। ये 2 वाहिद मुल्क रह जाते हैं जो कि नेटो एक्सपेंशन और रूस की सरहदों के दरमियान होते हैं। और ये वो आखिरी लाइन है जो कि रशियंस काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि हम इसको ब्रीच नहीं होने देंगे। आधी से ज़्यादा जो रूस की एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप जाती हैं, और क्योंकि एक तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है रूस, उसमें उन्होंने जो ये एक्सपोर्ट की थी उसके लिए उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव पाइपलाइंस बिछाई हैं। रूस जो है उसका 80% गैस और ऑयल एक्सपोर्ट जो है, जो पाइपलाइंस के थ्रू वेस्टर्न यूरोप में जा रहा है, वो यूक्रेन के थ्रू जा रहा है। और ये वो वजह है जो पहले भी मैंने आपको बताई, जो रूस के लिए बड़ी अहम है और किसी सूरत भी रूस नहीं कबूल करेगा कि यूक्रेन पे नेटो या ईयू का इन्फ्लुएंस बढ़े या यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए। इसमें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात जो एक हमें जहन में रखनी है वो ये कि 2010 में जो कैस्पियन सी में तेल के ज़खायर दरियाफ़्त हुए
और जो नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन है वहाँ पर गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हुए। ये वो ज़खायर हैं जो किसी सूरत भी इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकता रूस यूरोप के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि अगर वो यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है और यूरोप का इन्फ्लुएंस आ जाता है फुल यूक्रेन के ऊपर, तो रूस के लिए जो एनर्जी एक्सपोर्ट है इनटू यूरोप वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। पिछले जो 10 साल गुज़रे हैं उसमें यूक्रेन ने बारहा कोशिश की है ईयू और नेटो के साथ नेगोशिएट करने की, मगर इसके साथ साथ यूक्रेन की जो गवर्नमेंट प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट थी उसने एक्सॉन मोबिल, शेल और शेवरॉन के साथ भी नेगोशिएट किया है अबाउट द ऑयल एंड गैस रिज़र्व दे हैव। ये वो वाक़यात हैं जो कि रूस को जिसने नर्वस किया और ये वो फैक्टर्स बन गए जिसकी वजह से रूस ने रिसेंटली फरवरी 2022 में हमला किया यूक्रेन पर। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारे सामने जो एनर्जी फैक्टर है और जो कैस्पियन सी की जो एनर्जी पॉलिटिक्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सामने में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये आती है कि जो नेटो ने केयरलेस एक्सपेंशन की है टूवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा जो एनर्जी एक्सपोर्ट की सेंसिटिविटी है फॉर रशियन इकॉनमी, ये दो वो बड़े फैक्टर्स सामने आते हैं जिनकी वजह से ये यूक्रेन वॉर आज हमारे सामने है। सोशियो रिलीजियस डिफरेंस है बिटवीन द रशियंस एंड द वेस्टर्नर्स। इस सोशियो रिलीजियस डिफरेंस को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि G7 समिट में जो G7 ममालिक के हेड्स ऑफ द स्टेट थे उन्होंने पुतिन का मजाक उड़ाया और उसको हिटलर और स्टालिन के साथ उन्होंने तशबीह दी। और जो वेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें यह है कि रशियन सिस्टम जो है वो मुकम्मल ऑपरेसिव है और वो बिल्कुल उसको कबूल नहीं कर सकते। जबकि आप दूसरी तरफ पुतिन की स्टेटमेंट्स देखते हैं और जो रशियन स्टेट के नैरेटिव्स है उनको देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि जो वेस्ट है जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल हैं वो एक डीजेनरेटिंग सोसाइटीज़ हैं, यानी वो सोशली और रिलीजियसली डीजेनरेट कर रहे हैं, वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। और रशियंस क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, दे आर नॉट प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स, तो उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो वेस्ट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सख्त है और वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोशो रिलीजियस डीजेनरेशन वेस्ट में हो रही है। ये वो एक अंडरलाइंग फैक्टर है जो कि सामने हमें ऑयल, गैस, जोग्राफिक फैक्टर्स की तरह नज़र तो नहीं आता, मगर जो माइंडसेट बनता है लीडरशिप का और उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है उनके ममालिक या रीजन्स की, वो माइंडसेट बनाने में ये सोशो रिलीजियस फैक्टर जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें होती नज़र नहीं आ रही। यूक्रेन वॉर जो है ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रियल पॉलिटिक की, और जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के या पॉलिटिकल साइंस के वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। ये एक बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन है, इसमें रशिया और वेस्ट दोनों के अपने अपने इश्यूज़ जो है वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। दोनों साइड्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं, और जब वो डिफरेंसेस सोशो रिलीजियस डोमेन में भी आ जाते हैं तो वहाँ पर रियलिटी बिकम्स वेरी ब्रूटल, और वहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी पर जो कि सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकती है इस वॉर को। सो कमिंग बैक टू द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर इज़ द स्काई रॉकेटिंग एनर्जी प्राइसेस।
ऑयल प्राइसेस की परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ इज़ ट्रिमेंडस, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है ट्रेड पर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई है, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है. दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर. द सेकेंड बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस विच हैज़ंट कम अप येट, मगर ये अभी कुछ अरसे में आ जाएगा, वो है सिवियर फूड शॉर्टेज. अब ये क्यों कह रहे हैं हम कि फूड शॉर्टेज क्यों हो रही है यूक्रेन वॉर से? इसमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि यूक्रेन जो है वो तकरीबन 20% हाई ग्रेड वीट प्रोड्यूस करता है, पूरी दुनिया के जो वीट प्रोडक्शन का 20%, और कॉर्न प्रोडक्शन उसकी तकरीबन 30 to 40% है टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन की. इस साल यूक्रेन में ये गंदम की फसल की हार्वेस्टिंग नहीं हुई है. अगर हुई भी है तो वो कैसे और कब पहुंचेगी? इसमें जो एस्टिमेट्स आए हैं वो ये आए हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर इट इज़ लाइकली कि 150 मिलियन पीपल विल बी एक्सपीरियंसिंग फैमिन. अफ्रीका, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक जो कि टोटली डिपेंडेंट हैं यूक्रेन की वीट इंपोर्ट्स की पे, उनके लिए ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि 150 मिलियन पीपल इफ़ आर सब्जेक्टेड और एक्सपीरियंस फैमिन, तो उनके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास भी कोई सलूशन नहीं है. ये जो फूड शॉर्टेज होगी उससे इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी. अब आप ये कहेंगे कि ये इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है? आज तकरीबन 40 रुपए किलो आटा है पाकिस्तान में, और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर ये यूक्रेन वॉर इसी तरह चलती है तो ये प्राइसेस दुगनी या तिगनी हो जाएंगी टिल नवंबर. तो आप ख़ुद सोचें कि पाकिस्तान में जो गरीब आदमी जिसकी जो डाइट का 70-80% हिस्सा जो है वो आटे पर है बेस्ड, वो इतना महंगा आटा कैसे ख़रीदेगा? और ये इन्फ्लेशन किस बुरी तरीके से पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे असरअंदाज होगी. दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यूक्रेन और रशिया मिला के तकरीबन दुनिया के जो फर्टिलाइज़र है उसका तकरीबन 30% पैदा करते हैं. जब ये 30% नहीं आएगा, यूक्रेन से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही, और रूस से इसलिए नहीं आएगा कि एम्बार्गोज लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं. तो ये फर्टिलाइज़र जब नहीं आएगा तो दुनिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर एक फ़र्दर स्ट्रेस पड़ेगा, फ़र्दर प्रेशर आएगा. और पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट आएगा. जो दूसरा बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा इस जंग का वो है मैस माइग्रेशन. अभी वो शुरू नहीं हुई है, मगर अगर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 मिलियन लोग जो हैं वो या तो यूक्रेन के 6 मिलियन लोग या तो वो अपने हमसाया ममालिक में माइग्रेट कर गए, या उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूक्रेन के अंदर ही इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गया है. उसके साथ साथ आने वाले चंद महीनों में और अगले साल में जब ये फूड शॉर्टेजेस होंगी, जब ये ऑयल प्राइसेस जो है ये बढ़ जाएंगी, उससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा उससे जो गरीब ममालिक हैं उनमें हालात मज़ीद अबतर होंगे. और उन गरीब ममालिक से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैस माइग्रेशंस टूवर्ड्स यूरोप शुरू होंगी स्पेशली. अब अगर इसको हम जहन में रखते हैं तो हमें ये याद होगा कि जो सीरियन, इराक़ी और लीबियन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद मैस माइग्रेशंस हुई थी फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका टूवर्ड्स यूरोप, वो यूरोप के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया था. और वो आज तक उस इम्पैक्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको अब्जॉर्ब करना मुश्किल हो गया था. जो ये माइग्रेशंस होंगी ये कहा जा रहा है कि उनसे 2-3 गुना ज़्यादा होंगी. तो उस शॉक को, उस मास माइग्रेशन के शॉक को कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो एब्जॉर्ब करेगी और उसको कैसे हैंडल करेगी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं है.
व्हाट इफ द यूक्रेन वॉर एस्केलेट्स। इस वक्त रशियन फोर्सेस मौजूद हैं यूक्रेन में, यूक्रेन के डॉनबास रीजन में, यूक्रेन के नॉर्थ में और यूक्रेन के साउथ में। और जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने अपनी डिफेंसिव पोजीशंस ली हुई हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 3 लाख जो नेटो ट्रुप्स हैं उनको तैयारी का हुक्म दिया गया है और वो रेडी हैं इमीडिएट डिप्लॉयमेंट्स के लिए, मगर अभी तक वो यूक्रेन की सरहदों के करीब नहीं है। 40,000 नेटो ट्रुप्स जो हैं वो रैपिड रिएक्शन फोर्स के तौर पर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। जो यूक्रेन आर्मी है उसको वेस्ट की तरफ से पूरी सपोर्ट है, उसको म्यूनिशंस ऑफ वॉर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है उनके लोगों की यूरोप में, और साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो ये वॉर रशिया को नहीं जीतने देंगे, जिसके लिए उनको जितनी भी असिस्टेंस करनी पड़ी यूक्रेनियन गवर्नमेंट की और यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की वो करने के लिए तैयार हैं। इसका रिज़ल्ट क्या है? इसका रिज़ल्ट ये है कि पुतिन ने अभी चंद दिन पहले ये बयान दिया है कि अगर वेस्ट चाहता है यूक्रेन में हमसे ये जंग जीतना तो लेट देम ट्राई दैट। नाउ दिस इज़ अ क्लियर सिग्नल दैट रशियंस आर इन नो मूड टू लूज दिस वॉर। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? एस्केलेशन, ऑब्वियसली एस्केलेशन ही होगी। जब वो एस्केलेशन होगी और रूस को ये लगता है कि वो शायद वॉर नहीं जीत पा रहा, तो रूस के पास क्या ऑप्शंस हैं? वेस्ट में देयर आर पीपल वो ये बात कर रहे हैं कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। नाउ ये एक थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है या ये एक्चुअल थ्रेट परसीव किया जा रहा है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर इस पर बातचीत शुरू हो गई है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। दूसरी चीज़ कि जब ये एस्केलेशन होगी तो क्या ये यूक्रेन में ही रह जाएगी जंग या यूक्रेन के अलावा और मुख्तलिफ इलाक़ों में भी ये जंग फैलेगी? और जब ये जंग ज़्यादा बढ़ेगी तो वॉर्स ऑलवेज कंज्यूम इनॉर्मस बजट्स। वो बजट जो हैं वो कहाँ से आएंगे? वो बजट एक ग्लोबल पाए जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड के पास उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, गुड हेल्थ है, उसी में से जाएंगे। जब वो उसमें से जाएंगे तो वो अपनी इंपोर्ट्स कम करेंगे। जब वो अपनी इंपोर्ट्स कम करेंगे तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। तो इस एस्केलेशन और इस वॉर के प्रोलॉन्ग होने के बड़े डीप इफ़ेक्ट्स हैं। आज हमने ये बात की क्यों है? ये बात करने की वजह यह है कि हम पाकिस्तान में आजकल अपने एक पॉलिटिकल क्राइसिस में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं कि हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी असल प्रॉब्लम आने वाले वक्तों में क्या होगी। हमारी असल प्रॉब्लम वो ग्लोबल रिसेशन का इफ़ेक्ट है। हमारी असल प्रॉब्लम यूक्रेन वॉर की वजह से पैदा होने वाली ऑयल प्राइसेस हाइक, फूड शॉर्टेजेस है, और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें अगले चंद महीनों में एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएंगी। हमें इस पॉलिटिकल सर्कस में जो इस वक्त हमारे मुल्क में हमें हर तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की क्या आने वाले वक्तों में आ रही हैं और क्या हमारी गवर्नमेंट और हमारी लीडरशिप उसके बारे में सोच रही है या तैयारी कर रही है। क्योंकि जब वो आ जाएंगी तो उस वक्त जो भी किया जाएगा वो रिएक्शन होगा, वो प्रिपरेशन नहीं होगी। आज हमारी इस बातचीत का मकसद था कि आप लोगों को इस इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशू के ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और अपने कंक्लूजन से आगाह। थैंक यू वेरी मच।